एपिसोड शुरू होता है। सेजिन बताने लगती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका है। मेरे जख्म और उसका मूड दोनों बहुत बेहतर होने लगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सेजिन वॉशरूम में बैठी हुई थी। वो बाहर आती है तो दोयंग कहता है, सेजिन क्या तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो? हम जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तो तुम बीच में वॉशरूम क्यों चली जाती हो? सेजिन कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं कर रही, तुम समझ रहे होगे। तभी दोयंग उसके फिंगर फ्लिक लगा देता है और सेजिन सोचने लगती है, मुझे इस बात का पता लगाना है दोयंग मुझे अपनी साइड पर क्यों रखता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दोयंग कहता है कि सेजिन मुझे कुछ काम है, तुम जाकर सो जाओ। सेजिन कहती है, ठीक है, तुम्हारे काम के लिए गुड लक। फिर वो दीवार पर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनने लगती है। मुझे कोई कीबोर्ड साउंड सुनाई नहीं दे रहा, लग रहा है आजकल उसे लिखने में मुश्किल हो रही है। पहले से कंपेयर किया जाए तो उसका काम करने का वक्त काफी कम हो चुका है। मुझे नहीं पता वो राइटिंग कर नहीं रहा है या फिर कर नहीं पा रहा, लेकिन एक बात पता है कि उस पर असर तो जरूर हुआ है। मुझे उसे रोकना होगा ताकि वो दीदी के ऊपर कहानी को ना बना सके। फिर नेक्स्ट सीन देखते, सेजिन काम पे थी और उसकी बॉस कहती है, क्या तुम ठीक हो सेजिन? मैंने सुना कि तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। सेजिन सोचने लगती है, अच्छा तो दोयंग ने कैफे में ये बताया है। वेल अगर वो बताता कि मैं हॉस्पिटल में इसलिए थी क्योंकि मुझे चाकू पड़ा था तो शायद से चीजें थोड़ी खराब हो जाती। बॉस कहती है, वेल मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम अब बेहतर हो गई हो। जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे कॉल करा था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। मुझे सॉरी महसूस हो रहा है लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं जल्दी ही बर्थ देने वाली हूँ। ऐसा लगता है कुछ वक्त सेजिन को अकेले काम करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बाथरूम जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, है ना? फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि सारे कस्टमर अब जा चुके थे, इसलिए सेजिन कैफे को बंद कर देती है और रूम में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, चलो सब कुछ समराइज करते हैं। सबसे पहले कांग्यून, वो दोयंग की एक्स गर्लफ्रेंड का बड़ा भाई है और लोगों का कहना है कि उसने अपनी ही बहन का मर्डर कर दिया, लेकिन देखकर लगता है वो दोयंग से नफरत करता है। इसका मतलब इन सब के पीछे एक और कहानी है। वैसे उसने इस बार मेरी मदद करी है तो मुझे नहीं लगता कि वो बुरा इंसान है। और दूसरी है यॉनजी, हाल ही में मुझे उसकी कमजोरी पता चली है, लेकिन इस वक्त तो अभी के लिए वो मेरे हाथों में है, इसलिए वो कोई काउंटर अटैक नहीं करेगी। और वो तीसरा इंसान जिसका नाम ताइमिन है, ऐसा लगता है कि वो योंगजी के बहुत करीब है और जिसने पुलिस को कॉल करके बुलाया था उसका नाम शायद चान ही था। वो पुलिस वाले का बेटा है, इसका मतलब पुलिस के साथ भी उसका कनेक्शन होगा। तो इन सब में से आखिर मुझे बदला लेने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले मुझे जिस इंसान से मिलना है मैंने उसका फैसला कर लिया है। सबसे पहले मैं उससे मिलूंगी जिसने मेरी बहन को मारा है। तभी उससे कुछ आवाज आती है, वो कैफे के बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई खड़ा था। उसे लगता है कि कोई कस्टमर, इसलिए वो कहती है कि बाद में आइएगा, लेकिन फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सेजिन घर जा रही थी लेकिन वही आदमी उसका पीछा कर रहा था। सेजिन को कुछ एहसास होता है, वो पीछे मुड़ती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो सोचती है, क्या मैं गलत थी? मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी एक हाथ उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो आदमी सेजिन को गली में ले आता और सेजिन का फोन भी नीचे गिर जाता है। वो सेजिन से कहने लगता है, तुम ही ने मुझे मैसेज करा था, है ना? सेजिन कहती है, क्या कहा मैसेज, लेकिन तुम हो कौन? वो लड़का कहता है, अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही हो, तुमने अभी मुझे मैसेज करा था, मैंने पीछे से सब देख लिया था। तुम 2 महीने से मुझे स्टॉक कर रही हो और मुझे मैसेज करती रहती हो। ये बताओ आखिर तुम हो कौन? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने कहा था अगर मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो तुम सबको बता दोगी। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है। तुम्हें पता है कि मैंने कितने ज्यादा पैसे फूके हैं ये पता करने के लिए कि मुझे मैसेज कौन भेज रहा है। सेजिन अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, अच्छा तो वो तुम हो। मुझे ऐसा लग रहा था कोई परवर्ट मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन तुम तो वही इंसान हो जिसने उस दिन दोयंग को मैसेज करा था, वो डिलीवरी वाला। फिर वो उस लड़के की फोटो खींचते हुए कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो लड़का अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, रुको, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? सेजिन कहती है, दरअसल मैंने वो मैसेज देख लिया था जो तुमने दोयंग को करा था और जिस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि तुमने वैसा ही करा जैसे कि दोयंग ने तुमसे करने के लिए कहा था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और उस वक्त मैंने तुम्हारा नंबर याद कर लिया था। मैंने तो तुम्हें बस कुछ मैसेज भेजे थे, मेरे पास आने के लिए शुक्रिया। और वैसे भी आजकल मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था कि मुझे कितनी देर वॉशरूम में बैठकर तुम्हें मैसेज करना पड़ता था। अच्छी बात है, अब मुझे मेरे पेट खराब होने का बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। एपिसोड शुरू होता है और हम पहले का वही सीन देखते हैं जब इंजियन का मर्डर हुआ था और टीवी में इस बारे में न्यूज आ रही थी। ये न्यूज
न्यूज वही लड़का बैठा देख रहा था, तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। उस न्यूज में लिखा हुआ था, क्या आज तुमने डिलीवरी राइटर वाली न्यूज देखी? क्रिमिनल को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लगती है। उसके अलावा तुम थे जो कि क्रिमिनल के घर में डिलीवरी करने वाले थे, है ना? ये पढ़कर वो चिल्लाने लगता और कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं करा। फिर प्रेजेंट में वो सेजिन से कहता है, मैंने वही करा जो मुझसे करने के लिए कहा गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था उस घर में जो इंसान रहता है वो दिमागी रूप से बीमार है। सेजिन कहती है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। वो लड़का कहता है कि आखिर तुम फिर से किस बारे में बात करने लगी? मुझे तो फालतू में डर लग रहा था, तुम पागल औरत के अलावा कुछ भी नहीं हो। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे साथ खेलने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छे से तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे मैसेज करना बंद कर दो। क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैं औरतों पे भी हाथ उठा लेता हूँ? जो पहले ही बात दब चुकी है उसे बाहर निकालना बंद करो। सेजिन कहती है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम एक सबूत हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तुम मर्डरर के साथ शामिल हो। तभी वो लड़का सेजिन के जोर का थप्पड़ खींच कर लगाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं औरतों पर भी हाथ उठाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी निडर होकर किसको धमका रही हो? जब मैंने तुम्हें मारा तो तुम देखो कैसे शांत हो गई। मुझे यही उम्मीद थी, मार खाना ही सब लोगों की दवाई होती है। सेजिन कहती है कि मुझे जब तक के मारो, जब तक तुम्हें सुकून नहीं मिल जाता। इसके बजाय बस मुझे सच बता दो, क्या दोयंग ने तुम्हें डिलीवरी करने का ऑर्डर दिया था? क्या तुमने इसी वजह से डिलीवरी हो जाने का मैसेज उसे करा था? वो लड़का सोचने लगता है, इस लड़की की आंखों में तो खून सवार है। फिर वो चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे कुछ नहीं पता। सारा केस सॉल्व हो चुका, उसके बावजूद तुम मुझे इस तरह से हैरेस कर रही हो। सेजिन कहती है, उस वक्त जो डिलीवरी राइटर मरी थी वो किम इंजियन थी, मेरी इकलौती फ्रेंड और मेरी फैमिली। इसलिए प्लीज मुझे बता दो कि आखिरकार क्या हुआ था। वो लड़का शॉक होकर सोचता है, क्या वो लड़की इंजियन थी? फिर पहले का सीन देखते हैं। इंजियन कहती, क्या मुझे सिर्फ वहाँ पर एक ही डिलीवरी करनी है? वो लड़का कहता है, हाँ माफ करना, मेरे बदले तुम्हें जाना पड़ रहा है, दरअसल मुझे 2 कॉल्स आ गए हैं। इंजियन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास थोड़ा वक्त बचा था, लेकिन जायवुक ये करने के बदले अगले हफ्ते मुझे सोजू की ट्रीट देना, ठीक है? फिर इंजियन वहाँ से चली जाती है और जायवुक किसी को मैसेज करता है, वो यहाँ से चली गई है बॉस क्या? लेकिन इंजियन अब से वहाँ पर डिलीवरी करने वाली है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं, जायवुक चिल्ला कर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस वैसा ही करा था जैसे कंपनी ने मुझसे करने के लिए कहा था। एक बार कंपनी ने मुझे एड्रेस दिया था और कहा था कि मैं कई बार वहाँ पर डिलीवरी करने जाऊँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब डिलीवरी हो जाए तो मैं दोयंग नाम के किसी इंसान को मैसेज करके बता दूं। लेकिन उस दिन कंपनी के प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा था कि मैं इंजियन से डिलीवरी करने को कहूँ। सेजिन सोचने लगती है, तो दोयंग कंपनी के साथ मिला हुआ था। जायवुक कहता है, अगर मुझे पता होता वो मरने वाली है तो मैं ऐसा नहीं करता। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मर जाएगी। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं इंजियन के फ्यूनरल में भी नहीं आया। वो सेजिन के हाथ को इतनी जोर से दबा रहा था कि सेजिन को दर्द हो रहा था। तभी जायवुक के सर पर एक बॉटल आकर पड़ती है। देखते हैं कि वहाँ पर कांग्यून आया था जो कहता है, माफ करना, मुझे लगा कि वो कचरे का डब्बा है। जायवुक कहता है, हे आखिरकार अब तुम कौन हो? कांग्यून कहता है कि मैं तो बस एक आम नागरिक हूँ जो कि यहाँ से गुजर कर जा रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। जायवुक कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग बस किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, इसलिए मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की बातचीत में दखल देना बंद करो और अपना रास्ता नापो। और हाँ, मैं बता दूं कि मैंने इसके चेहरे को मारकर ऐसा नहीं बनाया है। तभी अचानक से उसके मुंह पर जोर का पंच आकर पड़ता है और जायवुक पलटते हुए दूर जाकर गिरता है। कांग्यून कहता है कि मैंने वहाँ से सब कुछ देख लिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? फिर वो सेजिन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेजिन जायवुक से जाकर कहती है, हे अपने होश में वापस आओ। कांग्यून कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसे धीमे से मारा था, लेकिन वही इतना ज्यादा कमजोर है कि बेहोश हो गया। क्या तुम्हें इस इंसान की इतनी फिक्र हो रही है जो आधी रात में तुम्हें इतना मार रहा था? तभी सेजिन चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं इस दिन का कितने लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, कांग्यून जायवुक को पीठ पर लाद कर ले जा रहा था और कहता है, अरे यार ये गधा एक पंच के बाद कैसे बेहोश हो गया? लगता है कि हॉस्पिटल अभी भी यहाँ से काफी दूर है, ये बहुत ज्यादा भारी है, जल्दी
जल्दी से टैक्सी बुला लो। सेजिन कहती है कि हम लोगों को बस 5 मिनट चल के जाना है। कांग्यून कहता है मैं पैसे दे दूंगा इसलिए टैक्सी बुला लो। सेजिन कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि इमरजेंसी रूम काफी एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए टैक्सी ना करके हम कुछ पैसे बचा लेते हैं। कांग्यून कहता है आखिरकार ये है कौन जिसकी तुम इतनी परवाह कर रही हो। सेजिन कहती है ये एक गवाह है जो कि दोयंग के क्राइम से पर्दा हटाएगा। कांग्यून कहता है क्या ये इतना इम्पोर्टेंट था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सेजिन कहती है देखो तो कौन कह रहा है जिसने कि सीधा आकर उसके मुंह पर घूसा जड़ दिया। कांग्यून कहता है हे तुम इतना इतरा क्यों रही हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। सेजिन कहती है सीरियसली तुमसे मदद किसने मांगी, और जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तब तो तुमने मुझे मना कर दिया था। तभी वहाँ पर योंगजी को देखते हैं जो ताइमिन से कार रोकने के लिए कहती है और सोचती है कि ये पार्क सेजिन कांग्यून के साथ क्या कर रही है, ये मैंने क्या देख लिया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ताइमिन भी कहता है ये क्या, ये दोयंग की गर्लफ्रेंड कांग्यून के साथ क्या कर रही है, और ये एक ऐसे नेबरहुड में क्या कर रहे हैं जहाँ पर दोयंग का घर भी नहीं है। दूसरी तरफ सेजिन को देखते हैं जो बताती है मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है इसलिए मैं चेक कर रही थी, और इत्तेफाक की बात है कि वो बस तुम्हारे नेबरहुड से गुजर कर जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं एक ऐसे नेबरहुड में जाऊं जहां पर मैं नहीं रहती। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं वहां पर हूं और तुम सही समय पर आ गए। फिर पहले का सीन देखते हैं। कांग्यून कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर सेजिन पर पड़ती है और वो सोचता है कि ये तो दोयंग की गर्लफ्रेंड है, ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है और इसके पीछे पीछे कौन चल रहा है। ये कितनी अनजान है कि इसे ये भी बात नहीं पता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। और प्रेजेंट में कांग्यून सेजिन से कहता है अब इतनी आधी रात में दोबारा मत निकलना, आज तो तुम लकी थी कि मैं वहाँ पर आ गया था। वैसे ये बताओ उस वक्त जो तुमने कहा था क्या वो बात सच है, वही बात कि हम लोग साथ मिलकर दोयंग को मारे, लेकिन तुम अभी तक उसे डेट क्यों कर रही हो। अगर तुम ब्रेकअप भी कर लोगी तब भी बदला ले सकती हो, क्योंकि ऐसे में साथ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। सेजिन कहती है मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कुछ न कुछ सबूत मिल जाए, और वैसे भी खतरे के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया है। उसने मुझे देखने के लिए हिडन कैमरा लगाया था, इसलिए मुझे फिक्र होती है अगर मैं कहीं और भी चली गई तब वो मुझे छुप कर देखेगा। कांग्यून सोचता हिडन कैमरा, सच में वो कितना ज्यादा साइको है। सेजिन कहती है कि वैसे भी अगर मैं ज्यादा फिक्र करूंगी तब भी कुछ बदलने वाला नहीं। तभी वो जायवुक से कहती है ओह तो तुम उठ गए। कांग्यून कहता है कि ये कब उठ गया, और अगर तुम उठ गए थे तो तुम मेरी पीठ पर क्यों लदे हुए हो। तभी जायवुक उनको धक्का मारकर दूर हट जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों पर असॉल्ट का केस करूंगा, इसलिए मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मुझे कुछ नहीं पता। वो वहाँ से भागने लगता है। कांग्यून कहता है गधे के बच्चे वहीं पर रुक जाओ। देखते हैं कि कांग्यून सेजिन के ऊपर गिर चुका था और सेजिन कहती है क्या तुम हट सकते हो क्योंकि तुम काफी भारी हो। कांग्यून एम्बैरेस होकर जल्दी से उससे दूर हट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो लोग साइड में बैठे हुए थे और कांग्यून कहता है तुम्हारी बहन को एक रैंडम क्राइम में मार दिया गया, लेकिन सच तो ये है कि इस सारे क्राइम के पीछे दोयंग का हाथ था। तुम ये कह रही हो कि जायवुक ही वो इंसान है जो कि सारी खबर बता रहा था, लेकिन वो कौन सी मिसिंग चीज है जिसकी तुम्हें फिक्र हो रही है। तुम उसी कंपनी में जाकर पूछ सकती हो जहाँ पर उसने बताया है। सेजिन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कंपनी कहाँ पर है। कांग्यून कहता है तुम बेवकूफ तो नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कंपनी डिलीवरी कंपनी है। तुम्हारी बहन और वो डिलीवरी राइडर दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, इसीलिए हमें जवाब मिल गया, हमें बस उस जगह का पता लगाना है जहाँ पर वो साथ में काम करते थे। सेजिन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इन सब की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कांग्यून कहता है क्या, लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया ना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं योंगजी और ताइमिन साथ में लगे पड़े थे और योंगजी कहती तुम्हें क्या लगता है कांग्यून और सेजिन साथ में क्या कर रहे होंगे। ताइमिन कहता है कि शायद से वो लोग इत्तेफाक से मिल गए हों। योंगजी कहती क्या मतलब इत्तेफाक से, तुम्हें लगता है इस बात में सेंस बनता है। ताइमिन कहता है लेकिन हम इस बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और योंगजी सोचने लगती है सीरियसली आखिर उस चुड़ैल और कांग्यून के बीच में क्या चल रहा है। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो सेजिन ने मुझसे कांग्यून का एड्रेस मांगा था। तभी वो ताइमिन से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि दोयंग की गर्लफ्रेंड किसी की तरह दिखती है। ताइमिन कहता है कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो कांग्यून की बहन की तरह दिखती है। योंगजी कहती नहीं, उसकी वाइब स्योयुन की तरह है, लेकिन उसका चेहरा किसी और की तरह दिखता है। जितना मैं उसकी तरफ देखती हूँ उतना वो जानी पहचानी नजर आती है। तभी ताइमिन कहता है तुम आधे में उठकर कहाँ जा रही हो। योंगजी कहती है दफा हो जाओ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइमिन कहता है पहले तो तुम्हें बड़ा मजा आया, तब दोबारा कॉल करके मुझे मत बुलाना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और योंगजी किसी को फोन करके कहता
कहती है, मैं योंगजी बोल रही हूँ, ये बताओ कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। देखते हैं कि वो आधी रात को दोयंग के घर पर आई थी। दोयंग कहता है, तुम्हें ऐसी क्या बात करनी थी जो कि तुम इस वक्त आई हो। योंगजी कहती, कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा, मुझे लगा कि ये बात तुम्हारे थोड़ी काम आ जाए। तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हो, लेकिन अगर अब तुम्हें नहीं जानना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। दोयंग कहता है कि चलो अंदर चल के बात करते हैं। वैसे ये बताओ तुमने क्या कहा था, तुमने क्या देखा। तभी योंगजी उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर कितना भरोसा करते हो, अगर वो तुम्हें धोखा दे देगी क्या तब भी तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगे। दोयंग कहता है, क्या तुम बस इतना कहने के लिए यहाँ पर आई हो। योंगजी कहती है कि सबसे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम सच में सेजिन से प्यार करते हो या फिर सिर्फ उसे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वो उस टीचर की तरह दिखती है। तभी दोयंग कहता है, योंगजी आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, क्या हम लोग कुछ देर और ऐसे साथ में रहे जब तक कि सेजिन नहीं आ जाती। फिर वो लोग ड्रिंक पीने लगते और दोयंग कहता है कि तुम्हें कितना याद है उस टीचर के बारे में। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। छोटी योंगजी दोयंग से मिलने आई थी और वो दोयंग को देखकर सोचती है, ये ऐसा चेहरा बनाकर आखिर किसको देख रहा है, और देखते हैं वो टीचर को देख रहा था जो कि घर आई थी। प्रेजेंट टाइम में दोयंग कहता, मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हें अभी तक याद होंगी क्योंकि वो काफी लंबे वक्त पहले की बात है। जी कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें अटेंशन देती थी, स्पेशली तब जब कि तुम्हें उस टीचर से अजीब तरह का लगाव था। दोयंग कहता है, क्या सच में ऐसा था। योंगजी कहती है, क्या तुम्हें सच में ये बात नहीं याद, मैं तभी सोचती थी कि तुम उन लड़कियों को क्यों डेट करते हो जो कि उसकी तरह दिखती है। तभी दोयंग उससे पास खींच के कहता है, चलो अब बात करना बंद करते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझे कोई जरूरी बात बतानी है। योंगजी कहती है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ देर पहले कांग्योन के साथ देखा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी करीब हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अच्छी जोड़ी बनेंगे, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ ऐसी लड़की के साथ ब्रेकअप कर लो। दोयंग कहता है कि तुम्हें मजा आ रहा है ना, तुम्हें क्या लगता है कि सेजिन को भी ऐसे मजा आएगा, क्योंकि आजकल ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे काफी बोर हो गई है, शायद अगर मैं उसके साथ भी ऐसा करूँ तो उसे अच्छा लगे। उसकी बातें सुनकर योंगजी काफी एम्बैरेस महसूस करने लगती है। दोयंग कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ूं तो जब तुम चाहो आ सकती हो, क्योंकि आज तुम मेरे लिए कुछ मजेदार बात लेकर आई हो। तभी योंगजी कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कांग्योन का एड्रेस पूछा था, वो लोग आज इसी कारण से मिले होंगे क्योंकि वो खुद राल टपकाते हुए इसके पास गई होगी, सावधान हो जाओ इससे पहले कि तुम्हारे पीठ में कोई खंजर भोंक दे। ये सब कहकर वो चली जाती है और दोयंग को देखते हैं उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में कांग्योन को देखते हैं जो कहता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाऊं। सेजिन कहती, हाँ मैं उस कंपनी में जॉब पाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी बहन काम किया करती थी। कांग्योन कहता है, सीरियसली तुम्हारे दिमाग में ये प्लान आया, और क्या होगा अगर दोयंग को पता चल गया तो। सेजिन कहती है, अगर ऐसा होगा तो मैं खुद संभाल लूंगी। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे पीटा गया है। कांग्योन कहता है, तुम्हारे पास कोई सच का प्लान नहीं है ना। सेजिन कहती है कि कल मेरी छुट्टी है इसलिए कल से मैं बाइक सीखना शुरू कर सकती हूँ, इसलिए मुझे प्रॉमिस करो कि कल 1 बजे तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। कांग्योन कहता है, हे मैंने कोई भी प्रॉमिस नहीं करा है, समझी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। सेजिन घर आ रही थी तभी वो देखती है कि घर से योंगजी निकल कर जा रही है। फिर वो ताइमिन को कॉल करके कहती है, हे ताइमिन तुम कहाँ पर हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए मुझसे मिलने आओ। सेजिन सोचने लगती है, योंगजी दोयंग के घर से बाहर क्यों निकल रही है। फिर वो घर के अंदर आकर कहती है कि यहाँ की लाइटें क्यों बंद है। दोयंग कहता है, आज तो तुम्हें आने में काफी देर हो गई। सेजिन कहती, हाँ अचानक से मुझे कुछ ऑर्डर्स मिल गए थे। दोयंग कहता है, तुम काफी थक गई होगी, जाकर नहा लो। फिर सेजिन नहाते हुए सोच रही थी कि योंगजी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही थी, क्या उसने दोयंग को बता दिया कि मैंने उसे धमका कर कांग्योन का एड्रेस मांगा था। फिर वो बाहर आती है। दोयंग कहता है कि जरा मेरे साथ चलो। दोयंग उसका पैर चेक कर रहा था। सेजिन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। दोयंग कहता है, आजकल तुम्हारे पैर पर बहुत जोर पड़ रहा होगा इसलिए अभी के लिए रिलैक्स करो। सेजिन सोचने लगती है, आखिरकार अब दोयंग के दिमाग में क्या चल रहा है। दोयंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी ये बात नहीं
नहीं बताई है ना। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मेरी एक टीचर हुआ करती थी जो मुझे घर पर पढ़ाने आती थी और उनकी मदद से मेरा डिस्लेक्सिया भी ठीक हो गया था। लेकिन मुझे गुस्सा आता था, वो मुझे दूसरी चीजें भी सिखाने की कोशिश करती थी, जैसे कि असली खुशी क्या होती है, सही चीज क्या होती है, गलत क्या होता है। मैं तो बस पढ़ना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ये सब कुछ सिखाने की हिम्मत करी, जैसे कि वो खुद को मेरी कोई माँ समझती हो। सेजिन कहती है, तुम ये अचानक से क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोयंग कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद से चीजों को मत करो। तुम सिर्फ खुद के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम मुझे इस तरह से धोखा देने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये सब कुछ करके आखिरकार तुम्हें क्या मिल रहा है? सेजिन कहती है कि मेरा पैर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दोयंग कहता है, मेरी बात सुनो सेजिन, मैं पहले ही 1000 बार तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। अगर तुम वही चीज करोगी जो मैं कह रहा हूँ तो हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सेजिन कहती, ठीक है, पहले मेरा पैर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, हम बैठ कर बात करते हैं। दोयंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं यही बात तो कहना चाहता था। फिर वो सेजिन की पैर की एड़ी को मोड़ देता है और इस वजह से सेजिन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। दोयंग कहता है, अच्छी लड़कियां इसी तरह से बर्ताव करती हैं। अब कांग्युन के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। सेजिन सोचने लगती है, ये पूरी तरह से साइको है। दोयंग कहता है, नहीं, तुम्हें कैफे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से तुम्हारी जॉब चली जाएगी तो जाने दो, हम लोग कल हॉस्पिटल चलते हैं और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती सोचना कि आखिर तुमने क्या करा है। और ऐसी ही हालत में वो सेजिन के साथ इंटीमेट भी होने लगता है। फिर अगली सुबह कांग्युन को देखते हैं जो सेजिन का इंतजार कर रहा था और कहता है कि वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। उसने कहा था कि वो 1 बजे तक आ जाएगी।